ठंड में बारिश का कहर। सुनीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हुई तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों को पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज, अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है। जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा, इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी होना, मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आशा और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है, और अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है, और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो? और आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुंचता है, उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला। ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है
और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयां चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही हूँ। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयां लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की गर्मी थी। कृष्णा देवी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उनके बहू बेटे शहर से आए हुए थे। वैसे कुछ भी कहो, ठंड में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो और लो ना बहू, तुमने हलवा तो बहुत ही कम लिया है। छोटी बहू, तुम भी तो खाओ, तुम भी तो बस बनाने में ही लगी हुई हो। मैं बना लूंगी, तुम भी गरम गरम खाओ। ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है। माँ जी, मैं और आप एक साथ खाएंगे। मैं आपकी और अपनी थाली लगा रही हूँ। माँ, अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम गांव की देसी दवाई लेती हो, उसी से तुम्हें आराम मिलता है। हाँ, मैंने पूरे 2 महीने की दवाई वैद्य जी से ले ली है। और वैसे भी मैं पूरी सर्दी अपने बेटे बहुओं के साथ रहूंगी, तो मुझे भी घुटनों में आराम ही मिलेगा। ये दवाई तो बस नाम के लिए ले जा रही हूँ। असली दवाई तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। मेरी दोनों बहुएं ठंड में मेरा इतना ख्याल जो रखेंगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने तुम दोनों के लिए ठीक कहा ना? जी माँ जी। कई सालों बाद ठंड के मौसम में कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटा बहू के साथ शहर जा रहे थे, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंगफली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ। हाँ, ये ठीक किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं ये मूंगफली, रेवड़ी और गजक का आनंद उठाया करेंगे। हाँ, ये तो तुमने बात बिल्कुल सही कही। गांव की ठंड तो हम हर बार देखते हैं, इस बार शहर की ठंड का लुत्फ उठाएंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे बहू के साथ शहर पहुंचते हैं, पर जैसे ही रेलवे स्टेशन से घर के लिए ऑटो करने लगते हैं, तभी बड़ी बहू बोलती है, वर्षा, एक काम करते हैं, माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए हम अपने साथ ले जाते हैं, फिर कुछ समय हमारे पास रहकर वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूरी पर है, फिर रोज रोज आपका आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेते हैं, फिर हम अपनी छोटी बहू के पास रह लेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद पहले अपने बड़े बेटे बहू के घर रहने आ जाते हैं।
सुमन बहुत चालाक थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता था कि ठंड के दिनों में वो रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती है और दिल्ली की सर्दी वैसे भी कड़ाके की पड़ रही थी। सुमन की सफाई बर्तन वाली गांव गई हुई थी। सुमन को पता था कि अगले 1 महीने तक ठंड में कोई नई काम वाली मिलने वाली नहीं, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और फिर अगले दिन कृष्णा, सुबह सुबह इतनी ठंड में तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बर्तन धोकर रसोई साफ कर रही थी। सुमन बता रही थी उसकी काम वाली 1 महीने के लिए गांव गई है। बेचारी सुमन सुबह सुबह उठकर ठंड में रसोई में काम करेगी, वो भी तो नहीं सही ना। सोचा मैं ही थोड़ा काम कर लूं, बहू के काम में हाथ बटा लूंगी। मैंने गैस पर आलू उबालने रख दिए हैं। सोच रही हूँ बच्चों को आज आलू की कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। आज वैसे भी रमेश की ऑफिस की छुट्टी है। वो सब तो ठीक है, पर अपने घुटनों का भी ध्यान रखना। पता चला कि फिर से तेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। सुबह सुबह पानी का काम कर रही है, बाहर देख कितनी ठंड है। तभी सुमन रसोई में आ जाती है। माँ जी, अरे आपने तो सारा रसोई का काम कर लिया। मैं तो सोच रही थी ठंड में उठूंगी और रसोई में ठंडे पानी में बर्तन करके फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी। आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया। आपके आ जाने से मुझे कितना सुख हो गया है माँ जी। अब एक काम करो, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली गरम गरम चाय और बना दो। माँ जी, आपने जैसा गाजर का हलवा गांव में खिलाया था ना, आप बिल्कुल वैसा ही बना देना। बाबूजी, आप ना बाजार जाकर गाजर खरीद लाना, माँ जी हलवा बना लेंगी। माँ, तुम्हारे हाथ के आटे की पिन्नी बड़ी स्वाद लगती है, वो भी बना लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। सर्दियों का जो भी सामान है, आटे की पिन्नियाँ, हलवा, गोंद के लड्डू, मैं ठंड में तुम्हारे लिए सब कुछ बना कर रख दूंगी, क्योंकि फिर छोटी बहू के घर भी तो रहने जाना है। क्या करोगे माँ जी? अभी कुछ दिन और यहाँ रहो मेरे पास, वहाँ तो एंड में जाना जब आप गाँव जाने लगोगे। इतनी ठंड में वहाँ क्या ही करोगे? उनके घर में तो धूप भी नहीं आती है, यहाँ तो आपको आंगन में भी धूप मिलती रहती है। कृष्णा देवी बेचारी भोली भाली थी। अकेले ही कृष्णा देवी ने ढेर सारा गाजर का हलवा भी बनाया और पिन्नी लड्डू भी बनाए। अब तो सुमन को अपनी सास की मानो आदत ही हो गई थी। वो जब देखो भरी ठंड में अपनी सास से कुछ न कुछ खाने का बनवाती रहती थी और खुद वो एक काम करके राजी नहीं थी। एक दोपहर 60 साल की बुजुर्ग कृष्णा देवी ठंड में रसोई में सारा काम करके नाश्ता बना रही थी और सुमन नाश्ता खा रही थी। तभी कृष्णा देवी का छोटा बेटा और बहू वर्षा आ गए। उन्होंने जब ये नजारा देखा तो वर्षा से रहा नहीं गया और वो बहाने से अपनी सास से बोली, माँ जी, वो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हूँ, इसलिए आपको लेने आई हूँ। आज इनकी छुट्टी थी तो कार से ही आ गए। आप अपना सामान पैक कर लो और अब आप मेरे साथ रहने चलो। अचानक सत्यनारायण भगवान की कथा? पर इतनी जल्दी कैसे प्लान बना लिया? भगवान के काम में प्लान क्या बनाना, जब उनकी इच्छा होती है तभी सारे काम हो जाते हैं। पर आज तो सुमन ने साग मंगवाया हुआ था, वो भी साफ करना है, बनाना है। हाँ, अगर माँ जी चली गई तो इतने ठंडे पानी से साग कौन धोएगा? अब मेरा मतलब है माँ जी साग बहुत अच्छा बनाती है ना, मैं ये कह रही थी। अब आपके साग के चक्कर में माँ जी थोड़ी यहाँ बैठी रहेंगी। आप बना लो साग, आपको भी तो आता है। और एक काम करना, माँ जी के लिए भिजवा देना। अरे मैं लेता जाऊंगा भाभी, मुझे वैसे भी इस साइड दोबारा आना है। आप साग बनाकर तैयार रखना। वर्षा के ससुर बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी छोटी बहू वर्षा बहुत अच्छी है और वो सुमन की तरह कृष्णा देवी को ठंड में परेशान भी नहीं होने देगी। कहीं न कहीं उन्होंने चोरी छुपे अपनी बहू से पहले ये बात कह दी थी, इसीलिए तो वर्षा बहाने से अपनी सास को लेने आई थी। सास के जाने के बाद सुमन को अपनी सास की कदर हुई, क्योंकि सास के होते हुए तो वो कोई काम कर ही नहीं रही थी, ठंड से बची हुई थी। पर सास के जाते ही सारे काम उसके सिर पर आ गए। कृष्णा देवी को अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में फर्क उसी दिन समझ में आ गया, जब दोपहर के समय कृष्णा देवी और हरिप्रसाद छत पर धूप सेक रहे थे और बहू वर्षा उनके लिए गरम गरम खाना बनाकर ला रही थी। माँ, बाबूजी, मूली और अमरूद भी काट कर लाई हूँ, कल ये ऑफिस से आते हुए ले आए थे। कच्ची कच्ची मूली है, अमरूद देखो कितना मीठा है। माँ जी खाकर देखो। कृष्णा, सच बताना, क्या छोटी बहू के घर आकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। वर्षा, तुम बहुत अच्छी हो बहू। और वो मैं कह रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा। माँ जी, अब मुँह से बोला है तो हम जरूर करवाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। क्यों बाबूजी? हाँ बहू, जरूर करवाएंगे, कल ही रख देते हैं। बहू, प्रसाद वगैरह बनाना हो तो मुझे बता देना। माँ जी, आप मेरे पास हो ना, तो यहाँ पर आप आराम से रहो। मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। आप मेरे पास आराम के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं। और रही बात प्रसाद की, तो वो तो मैं बना लूंगी।
छोटी बहू वर्षा की बात सुनकर कृष्णा देवी की आंखों में आंसू आ गए। सच ही तो है, हमारे बड़े हमसे और क्या चाहते हैं, बस अपनापन और प्यार। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो हमें भी अपने बड़ों की सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। यही अच्छे संस्कारों की पहचान। Thanks for watching.